हेलो एंड जय हिंद, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। और यस माय डियर मेगा स्टार्स, ये एक्सक्लूसिव चैनल है, हाँ, आपके ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स के लिए। और इस पर जो कंटेंट आ रहे हैं वो भी एक्सक्लूसिव है। कहीं भी किसी भी चैनल पर इस तरह के कंटेंट्स नहीं बन रहे हैं। हम बना रहे हैं कंटेंट सिर्फ आपके लिए। बस चाहिए आपका सपोर्ट, आपका साथ। तो आज आज बारी है स्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। हाँ, कैसे भारत में डेमोक्रेसी आई। अभी तक 1947 से पहले तक तो हम गुलाम थे। आपको तो पता ही है कि लगभग 200 सालों तक भारत अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए। लास्ट लास्ट वॉइस रहे जो ब्रिटिश के थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन प्लान बनाया और इस प्लान के तहत भारत को डिवीजन दे दिया। फैसला किया कि भारत का बंटवारा होगा। भारत के बंटवारे में एक हिस्सा इंडिया कहलाएगा और एक हिस्सा पाकिस्तान। यहां तक तो बात ठीक थी। बट लॉर्ड माउंटबेटन प्लान में यह भी कहा गया था कि जो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स हैं, हाँ, लगभग 600 के आसपास थे, इतने प्रिंसली स्टेट्स थे। तो ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं मतलब राजाओं के शहर, वो स्टेट या वो टेरिटरी रूल बाय अ किंग और अ क्वीन। तो उन प्रिंसली स्टेट्स को पावर दे दिया लॉर्ड माउंटबेटन ने कि वह चाहे तो इंडिया के साथ ज्वाइन करे, चाहे तो पाकिस्तान के साथ ज्वाइन करे। मतलब देवर गिवन फ्रीडम। अब यहीं से समस्या शुरू होती है। अंग्रेज तो चले गए, इंडिया और पाकिस्तान दो देश बन गए। चलिए यहां तक तो समझ में आता है। अब डेमोक्रेसी देश में कैसे आएगी, क्योंकि इससे पहले तो कोई जनरल इलेक्शन हमने करवाया नहीं आज तक। तो यही इस चैप्टर का चैलेंज है। आइए देखें क्या हुआ। तो सरदार पटेल, जिनको हम कहते हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया, सुना होगा, लोह पुरुष क्यों कहते हैं अभी पता चल जाएगा। और सरदार पटेल जब देश आजाद हुआ 1947 के बाद, तो उनके पर जिम्मेदारी दी गई होम मिनिस्टर की। हाँ, देश के, वैसे तो बता दूं, देश के प्राइम मिनिस्टर तो उन्हीं को बनना था। हाँ, लास्ट मोमेंट में गांधी जी ने सरदार पटेल जी को मना लिया कि जवाहरलाल नेहरू जी को प्राइम मिनिस्टर देश का बना दिया जाए। वैसे वो पीपल्स की भी चॉइस थे और सारे मिनिस्टर्स की भी चॉइस थे, बट गांधी जी के रिक्वेस्ट में सरदार पटेल ने एक्सेप्ट कर लिया भारत का होम मिनिस्टर बनना। आइए देखें क्या चैलेंज लिया उन्होंने। तो इंडिया आजाद हो गया और 560 ऐसे छोटे छोटे राज्य, छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स थे जो साथ में आजाद हो गए। अब इनके पास पावर था कि वो इंडिया को ज्वाइन करें या पाकिस्तान को ज्वाइन करें। बहुतों ने तो पाकिस्तान को भी पसंद किया। और अब प्रॉब्लम कहां आएगी, अगर छोटे छोटे राज्य सब अलग अलग हो जाएंगे और या तो पाकिस्तान के पास चले जाएंगे या इंडिपेंडेंट रह जाएंगे, तो भारत का क्या होगा। तो इंडिया एक टूटा हुआ बिखरा हुआ देश बन के रह जाएगा। तो इसी को एकजुट करने की, संपूर्ण भारत बनाने की, सारे छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स को भारत में जोड़ने की जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने ऊपर ली। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक बहुत ही क्लेवर, परसुएशन वाले व्यक्ति थे। उनको मालूम था कि कहाँ कैरेट लगाना है, कहाँ स्टिक चलानी है, मतलब कहाँ प्यार से परसुएट करके बनाना है, कैसे बातों से समझाना है और कहाँ यूज ऑफ फोर्स करना है। और ऐसा ही हुआ जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देखा कि बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स ऐसे हैं जो इंडिया में ज्वाइन नहीं करना चाहते थे। हाँ, वो चाहते थे कि हम इंडिया में ज्वाइन ही ना करें या हम इंडिपेंडेंट रहें। और बहुत तो ऐसे भी थे कि जो पाकिस्तान को भी ज्वाइन करना चाहते थे, रहते इंडिया साइड में थे, और पाकिस्तान जो बनाया गया था वहां साइड कैसे ज्वाइन करे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल गए और इन राजाओं से इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, मतलब एक तरह का डॉक्यूमेंट, जिसमें यह लिखा था कि यह राज्य हम भारत में सौंप रहे हैं, हम भारत में स्वेच्छा से क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा उनके राजाओं से, प्रिंसली स्टेट से साइन करवा लिया। और इसके लिए उनको फोर्स लगा, फोर्स मतलब सेना बल लगी। हमारी उस समय की जो मिलिट्री थी उसको उन्होंने यूज किया। जो लोग प्यार से नहीं माने उनके लिए यह रास्ता उन्होंने अपनाया। इसमें से कुछ कहानी है, जैसे प्रिंस ऑफ जूनागढ़ की। एक छोटा सा राज्य जूनागढ़, देखिए गुजरात में है जूनागढ़। यहाँ के जो नवाब थे, यहाँ के जो लीडर थे, वो पाकिस्तान के साथ ज्वाइन हो जाना चाहते थे कि जूनागढ़ को पाकिस्तान से जोड़ दिया जाए। पाकिस्तान मैप में थोड़ा ऊपर है और वहां के लोग, जो हिंदू पॉपुलेशन थी, वो नहीं चाहती थी कि आजादी के बाद हम
पाकिस्तान का हिस्सा बने। तो कैसे होगा? तो जूनागढ़ के लोगों को पूछा गया कि भाई आप किसके साथ रहना चाहते हैं? तो रेफरेंडम जब कराया गया तो लोगों ने वोट किया कि हम इंडिया के पक्ष में रहना चाहते हैं, हम भारत में ही जुड़ना चाहते हैं। इसके लिए इसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को वहां के नवाब को अरेस्ट करने के लिए फोर्स भेजनी पड़ी। हाँ, सेना भेजनी पड़ी। नवाब तो भाग करके चले गए पाकिस्तान। पर जब देश में, हाँ मतलब जूनागढ़ में क्या हुआ, जब रेफरेंडम हुआ, लोगों से चुनाव किया गया, पूछा गया, तो लोगों ने इंडिया के पक्ष ही किया और फिर तब से जूनागढ़ भारत का राज्य बन गया। 1947 से ही जूनागढ़ भारत में ज्वाइन कर गया। आइए दूसरी कहानी बताते हैं हैदराबाद की। हैदराबाद एक बहुत ही रिच और एक बहुत बड़ा स्टेट था भारत का। हाँ, है भी कहूंगा, अब तो नाम हैदराबाद नहीं है। तो हैदराबाद एक बहुत ही बड़ी टेरिटरी थी और इंडिया के जो नवाब थे उस समय, हैदराबाद के नवाब थे, बहुत रिच नवाब थे। उनके पास अपनी खुद की एक स्ट्रॉन्ग सेना भी थी। इन्होंने डिसाइड किया कि हम भी क्या करेंगे, इंडिया के साथ ज्वाइन नहीं करेंगे। इन्होंने मना कर दिया, बोला ना ना ना, हम एक इंडिपेंडेंट देश बनेंगे, आजाद देश बनेंगे और इंडिया के साथ नहीं ज्वाइन करेंगे। जब इनके नवाब को समझाया गया कि अगर आप ही ऐसे करेंगे तो और ऐसे बहुत सारे राज्य हैं वो भी अपनी आजादी घोषित कर देंगे, तब इंडिया बचेगा कहां? इंडिया के पास लैंड टेरिटरी रहेगी कहां? तो इतने बड़े राज्य को संभालने के लिए इनके पास, जो कि बहुत रिच राज्य था, जिसके पास बहुत धन दौलत थी, इस राज्य को इंडिया में लेने के लिए एक सेना का मदद लेना पड़ा। इंडियन आर्म फोर्सेस ने तीन तरफ से हैदराबाद पे अटैक कर दिया। 5 दिन चला ये हमला। हाँ, सितंबर 13 से लेकर के सितंबर 17 तक। सितंबर 17 को नवाब की सेना ने सरेंडर कर दिया। नवाब ने सरेंडर कर दिया और वह तैयार हो गए सरदार वल्लभ भाई की बात मानने के लिए कि अब हैदराबाद भारत का ही हिस्सा बनेगा। इस जो ऑपरेशन हुआ, जो मिलिट्री फोर्स लगाई गई, इसका नाम रखा था ऑपरेशन पोलो। हाँ, ऑपरेशन पोलो का फोटो भी देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, इमेज भी देख पा रहे हैं। लगभग 2 राज्य तो इस तरह से भारत में आ गए जिसमें हमारे देश के होम मिनिस्टर को सेना का प्रयोग करना पड़ा, बल प्रयोग करना पड़ा। पर कश्मीर, ये तो एकदम विचित्र ही राज्य है, एकदम, आपने जानते ही हैं, आज भी कश्मीर इज बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। आज भी कश्मीर झगड़े की जड़ है, हर प्रॉब्लम की जड़ कश्मीर ही है। तो क्या हुआ, देखिए देश आजाद हो गया, इंडिया पाकिस्तान 2 अलग अलग इंडिपेंडेंट कंट्री बन गए। कश्मीर के राजा, उस समय के राजा थे हरि सिंह, उन्होंने तय किया कि न हम इंडिया को ज्वाइन करेंगे न पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे, हम इंडिपेंडेंट ही रहेंगे। इंडियन फोर्सेस, इंडियन आर्मीज का भी डर उनको नहीं था। अब पाकिस्तान को लगा कि कहीं ये जो राजा है, राजा हरि सिंह, कहीं ये इंडिया के पास ज्वाइन न कर जाए। और 1947 के एंड में, हाँ 1947 के एंड में उन्होंने, पाकिस्तान वाली सेना ने उस पर अटैक कर दिया। उस पर कबीलाई फोर्सेस कहते हैं, जिसे कहते हैं ट्राइबल फोर्सेस, उनको अटैक करने दे दिया। मतलब कश्मीर के राजा के पास अब सिर्फ एक रास्ता बचा था, और वो रास्ता क्या था? इंडिया से मदद मांगने का। कश्मीर के राजा भारत से मदद मांगे कि मेरी मदद करिए, वरना कश्मीर तो पाकिस्तान के पास चला जाएगा। और भारत ने तुरंत अपनी सेना भेजी और कश्मीर को पाकिस्तान के कबीलाई फोर्सेस से, आर्म्ड फोर्सेस से आजाद कराया। बट मैंने कहा ना, इसमें थोड़ी सी देरी हो गई, थोड़ा सा विलंब हो गया। काफी हिस्सा कश्मीर का आज भी डिस्प्यूटेड माना गया और यूनाइटेड नेशन के आने पर यूनाइटेड नेशन ने पीस एग्रीमेंट कराया इंडिया पाकिस्तान के बीच में। और कुछ हिस्सा आज भी POK के नाम से जाना जाता है, जानते हैं POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। हाँ, गिलगिट वाला इलाका, गिलगिस्तान वाला इलाका बहुत बड़ा इलाका है आज भी। और कहना क्या चाहते हैं, कश्मीर भी इंडिया में ही ज्वाइन किया, पर ज्वाइन करने में लेट कर गया। 1948 में कश्मीर बिकेम द पार्ट ऑफ द इंडिया। ठीक है, अब बात करते हैं भारत में चुनाव की। तो 1952 भारत का पहला जनरल इलेक्शन, पहला इलेक्शन आफ्टर द इंडिपेंडेंस, क्योंकि देश आजाद हुआ है नया नया और अभी हमने आज तक कोई इलेक्शन कराया नहीं है। और देश में इलेक्शन कैसे होगा, इतनी बड़ी टेरिटरी, इतना बड़ा देश, तब कोई बात नहीं, चैलेंज तो था ही इलेक्शन कराना। इससे पहले हमने कभी इलेक्शन कोई कराया नहीं था, क्योंकि ब्रिटिश के फोर्सेस के अंडर में इलेक्शंस बहुत कम होते थे
और वो भी होते थे तो प्रोविंशियल इलेक्शंस होते थे। तो ज्यादातर लोग इंडिया के कैसे थे बेचारे, इलिटरेट थे उस समय, लिटरेसी बहुत कम थी, रोड्स नहीं थे, और एरियाज जो फार अवे एरियाज थी वहां पे इलेक्शन कराना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। बट कोई बात नहीं, हमारी गवर्नमेंट तैयार थी। हमारी गवर्नमेंट ने इलेक्शन कमीशन अपॉइंट किया, एक ऐसी बॉडी जिसको कहा गया इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी, जिसका काम है देश में चुनाव कराना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी इस बॉडी को दी गई। इसके पास अपने खुद के लेजिस्लेटिव राइट्स हैं, लीगल राइट्स है चुनाव कराना। मतलब जो आपको पता है वोटर लिस्ट तैयार होती है, चुनाव के सिंबल्स मिलते हैं, वोट की तारीख तय होती है, डिसीजन तय होता है कि कब इलेक्शन होगा, काउंटिंग होगा, सब कौन कराएगा, ये अकेली बॉडी। ये तो एक फेयर बॉडी बनाई गई इलेक्शन कमीशन, और इसके स्टाफ को ट्रेन किया गया, लोगों को ट्रेन किया गया, वोटर लिस्ट बनाई गई, और भारत का पहला जनरल इलेक्शन 1952, कमाल का इलेक्शन था। पहला जनरल इलेक्शन हुआ 1952 में। भारत के लोगों को चूज करना था अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी चूज करने का पहला इलेक्शन आजादी के बाद था। और साथ में कुछ स्टेट असेंबलीज भी, हाँ, जो नए नए राज्य बने थे उनका राज्य का जो स्टेट असेंबली जिसे कहते हैं विधानसभा का भी इलेक्शन हुआ, वोटिंग भी हुई। और हमने तब से आज तक 1952 से आज तक डायरेक्ट इलेक्शन, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट का इलेक्शन कैसा होता है हमारे यहाँ, डायरेक्ट इलेक्शन सर। इसका मतलब जो भी 18 साल का व्यक्ति है उसके पास राइट टू वोट है। मतलब हम अपने प्रतिनिधि को, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं जो हमें लगता है कि हमारे को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो तब से हमने क्या करना शुरू कर दिया, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का सिस्टम शुरू किया, डायरेक्ट इलेक्शन शुरू किया। और भारत में यह सफलतापूर्वक पहला जनरल इलेक्शन हुआ। याद रखिएगा, हर 5 साल में जनरल इलेक्शन होता है, और इसी जनरल इलेक्शन में इससे पहले के जो हमारे अभी करंट प्रधानमंत्री हैं वो भी जीते थे। तो जो भी देश का प्रधानमंत्री बन रहा है वो जनरल इलेक्शन के बाद ही बन रहा है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस उस समय की सबसे बड़ी पार्टी थी, और जवाहरलाल नेहरू को देश का पुनः फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया आफ्टर द जनरल इलेक्शन। मेजर पार्टी वही थी उस समय, कोई बहुत ज्यादा अपोजिशन था नहीं। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इंडिया ने पूरी दुनिया को दिखा दिया, हम भारतवासियों ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हमारे देश में डेमोक्रेसी मतलब होता है गवर्नमेंट बाय द पीपल, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, एंड गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, एंड ऑफ द पीपल। तो राज्य हमारा है, हम खुद अपने लोगों को जो हम पर रूल करेंगे हम चुनेंगे, यह करने का पावर भारत ने दिखाया। हम दुनिया के पहले देश बन गए जो सबसे बड़े डेमोक्रेसी बन गए, सबसे बड़े। याद रखेगा, चाइना नहीं, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। हमने इलेक्शन के प्रोसेस को फ्री एंड फेयर बनाया, एंड इलेक्शन हमारे देश को यूनाइट करने का एक पावर भी बन गया। फिर प्रॉब्लम आई 1956 में। देश में अलग अलग राज्यों में लोगों ने अपने आप को कनेक्टेड महसूस नहीं किया, क्योंकि वहां पर अलग अलग भाषा के लोग रह रहे थे। तो इस समय ऐसा महसूस हुआ कि राज्यों को भाषा के आधार पर क्या कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए। जो राज्य एक जैसी भाषा बोलते हैं, जैसे जहां बहुत सारे लोग तमिल बोल रहे हैं, तमिलनाडु बना दो। जहां बहुत सारे लोग तेलुगु बोल रहे हैं, उनको आंध्र प्रदेश बना दो। जहां बहुत सारे लोग पंजाबी बोलते हैं, उनको पंजाब बना दो। ऐसे करके राज्यों को अलग किया गया। ठीक है, तो लैंग्वेज के बेसिस पे क्यों करना पड़ा, क्योंकि लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लोगों ने डिमांड की कि हमें हमारा एक अलग राज्य मिले। और 1956 में कानून बनाया गया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। क्या, स्टेट्स को फिर से पुनर्गठित करना। वो स्टेट नहीं जो अंग्रेजों ने बनाए थे, हम बनाएंगे अब स्टेट्स। 1956 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया, और स्टेट्स को लैंग्वेजेस के बेसिस पे, लैंग्वेज को आधार बनाते हुए स्टेट की टेरिटरीज डिसाइड होगी। जहां ये पर्टिकुलर लैंग्वेज के लोग बोलेंगे, यह एक राज्य बन जाएगा। समझ आया? अब सबसे पहला राज्य कौन सा बना? सबसे पहला राज्य लिंग्विस्टिक बेस में बना तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश पहला स्टेट बनाया गया। यहाँ पे सारे वो लोग थे जो तेलुगु भाषा बोलते थे। और उसके बाद और भी स्टेट्स थे, जैसे बॉम्बे। अब बॉम्बे एक बड़ा राज्य हुआ करता था उस जमाने, राज्य हुआ करता था बॉम्बे। आज बॉम्बे एक डिस्ट्रिक्ट है, मेट्रो है। मैं कह रहा हूं उस समय राज्य हुआ करता था। इस पे 2 तरह के लोग रहते थे, एक मराठी बोलने वाले, तो उसको महाराष्ट्र का पार्ट बना दिया गया, और दूसरा गुजरात वाले हिस्सा जो गुजराती बोलते थे, तो उनको अलग अलग कर दिया। गुजराती अलग, महाराष्ट्र मराठी अलग। उसी तरह से पंजाब में
जो लोग पंजाबी बोलते थे वो लोग सिख थे लोग, उनको अलग कर दिया गया और कुछ स्टेट का हिस्सा हरियाणा बना दिया गया जहाँ पे हिंदी स्पीकिंग लोग तो राज्य क्या हो गए, लैंग्वेज के बेसिस पे बनाए जाने लगे। क्या इसका फायदा मिला? फायदा मिला ना। इससे लोगों के बीच में टेंशन्स कम हो गई, गवर्नमेंट करना मतलब राज्य को चलाना आसान हो गया क्योंकि उसी भाषा में लोगों को कम्युनिकेट करना है, तो समझाना, बात करना लोगों के बीच में आसान हो गया। और फायदा क्या मिला? लोगों को अपनी पहचान मिल गई। हाँ, अगर हम अपने लोगों के बीच रहते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी पहचान खोई नहीं है, हम अपने ही लोगों के बीच में हैं और लोगों का लैंग्वेज के बेसिस पे एक दूसरे से कम्युनिकेशन ईजी हो गया। और क्या फायदा मिला? लोकल कल्चर को स्प्रेड करने का, लोकल लैंग्वेज को ग्रो करने का भी मौका मिला। इसी के बेसिस पे क्या हो गए, लैंग्वेज के लोकल लैंग्वेज में लोगों ने बुक्स लिखी, आर्ट एंड कल्चर हुआ लोकल लैंग्वेज में और इसका प्रमोशन हुआ। हाँ, यही है छोटा सा चैप्टर। मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि चैप्टर्स बहुत टिपिकल तो नहीं है, बट यस आपके लिए डेडिकेटेड बनाए जा रहे हैं और आपसे बस चाहिए तो सपोर्ट। हाँ, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स को भेजिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।